नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 8। पाठ का नाम है बीज से बीज तक। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 खाने से पचाने तक पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 8 बीज से बीज तक। बीज कहाँ कहाँ। सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए। अम्मी, बीज तो प्राय हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा, अम्मी तो क्या हम बीजों को भी खाते हैं। अम्मी ने कहा, हाँ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। सोचो और लिखो। नंबर 1, भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है। उत्तर है भिंडी के बीजों का आकार गोल और काला रंग होता है। नंबर 2, ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है। उत्तर है शिमला मिर्च, करेला, हलवा, कद्दू। नंबर 3, दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही का निशान लगाओ। गेहूं, आलू, प्याज, बाजरा, मक्की, अदरक, मूली और चावल। तो इसमें आलू, बाजरा, मक्की और चावल पर निशान लगाएंगे। नंबर 4, तुमने इनके अलावा और कौन से बीज खाए हैं। उत्तर है खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, बादाम, अखरोट, सभी दालें, चने और राजमा। पता करो खाने के अलावा बीजों का प्रयोग और किन कामों में किया जाता है। उत्तर है पौधे उगाने में प्रयोग किया जाता है। आगे है देखो और लिखो। फलों को पहचानो और तालिका को पूरा करो। फल, फल का नाम, बीज का आकार, क्या बीजों को गिन सकते हैं। सेब, चपटा बीज होता है और हाँ गिन सकते हैं। नंबर 2 है आम, आम का बीज का आकार होता है उत्तल सतह वाला लंबा, एक ही गुठली होती है। आगे है पपीता, गोल बीज होते हैं लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। संतरा, बूंद के जैसा आकार होता है, हाँ गिन सकते हैं। तरबूज में चपटे तथा बूंद जैसे बीज होते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते। आड़ू, उत्तल सतह वाला छोटा बीज होता है, इन्हें गिन सकते हैं। सलमा सोचने लगी, फल में बीज, सब्जी में बीज, अनाज में भी बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है। बीज में क्या। अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था। तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो। अजय, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे या नहीं। अध्यापक, अजय तुमने मिट्टी में पानी तो डाला नहीं, उगते कैसे। अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसने वहाँ छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखीं। वह बहुत खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर बीज उग आए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे ही, उसमें हवा, पानी और मिट्टी उचित ताप जो मिला। बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्रांकुर के रूप में एक कोपल ऊपर की ओर निकलती है जिससे पौधा बनता है। ऐसा करो। बीज के अंकुरण की विभिन्न व्यवस्थाओं को क्रमवार दर्शाया गया है। इसमें रंग भरो। आगे है, इसमें आपको बच्चों रंग भरना है। एक छोटा गमला लो जिसकी तली में छेद हो, इसमें मिट्टी भरो और 2-3 बीज डालकर मिट्टी को गीला करो। बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। अपने साथियों से बीज के उगने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। किसके बीज सबसे पहले उगे, किसको बीज नहीं उगे। पता करो कि किन उत्सवों पर बीज को बोया जाता है। तो ये देखिए इसमें हम रंग भरेंगे, कोई सा भी कलर ले लेंगे इस तरह से और इनमें इस तरह से रंग करेंगे। वैसे ग्रीन ज़्यादा सही रहेगा, ग्रीन कलर से हम करेंगे इस तरह से।
इनको ग्रीन कलर से करेंगे इस तरह से, इसमें रंग भरना है आपको। घ वाला है जो वो स्वयं करना है, चर्चा करेंगे ये दोनों। ड़, क और ख ये भी स्वयं करने हैं। अब है किन उत्सवों पर बीजों को बोया जाता है? उत्तर है नवरात्रों में जौ बोई जाती है। अब आगे है बीज से पौधा। गोपू को स्कूल में नीम का एक पेड़ है। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम के कई छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसे याद आया कि उसके घर पर भी तुलसी के पौधों के आसपास कई छोटे पौधे उगे हुए हैं। अगले दिन उसने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कई बार नीम की निबोलियां और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उगाते हैं। चलो रामू की बाड़ी में। तो ये देखिए, ये बेल है। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है, पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता है। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। ऐसा करो, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। उग आए, अंकुरित, वो, बीजों, खुश, सूर्य, मिट्टी, बीज, क्यारी, पानी, उस। तो इनको हम खाली स्थान में भरेंगे। अनीता ने कुछ बीज बोए, उनसे बीजों को मिट्टी में बो दिया, फिर उसने क्यारी में पानी डाला, सूर्य की गर्मी पाकर बीज उग आए। इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हुई। अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। नैन्सी ने रात को एक पतीले में मूंग भिगो दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज़ निकली हुई है। पूछने पर उसकी माँ ने बताया मूंग अंकुरित हो गए हैं। नैन्सी बहुत खुश हुई, वह उनसे अपनी मनपसंद चाट बनाएगी। मिलकर करो। कक्षा में बच्चों के 5 समूह बनाओ। एक समूह सेम, दूसरा राजमा, तीसरा चना, चौथा मूंग और 5वां मोठ के बीज ले। प्रत्येक समूह अपने अपने बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखे। कपड़े को गीला करता रहें। लगभग 1 सप्ताह तक बीजों को रोजाना देखना है और उनमें आ रहे बदलाव को तालिका में लिखना है। तो ये देखिए, पहले दिन से 7वें दिन तक का यहाँ लिखा हुआ है। जो सेम वाला ग्रुप है वो उसके जो भी सेम में बदलाव आता है वो लिखेगा। राजमा वाला लिखेगा, चने वाला, मूंग वाला और मोठ वाला। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। अपने प्रयोग के परिणाम की चर्चा अपने साथियों से करो और लिखो। किन बीजों का अंकुरण सबसे पहले हुआ? कौन से बीज सबसे बाद में अंकुरित हुए और क्यों? तो ये आप खुद लिखेंगे, जो भी उसमें परिवर्तन होगा। ऐसा करो, निम्नलिखित चीज़ें इकट्ठी करो। आम की गुठली, प्रकार, माचिस की 4 तीलियां या सरकंडे की तूलियां, काला धागा। प्रकार से आम की गुठली के ऊपरी भाग में आर पार छेद करो। अब निचले भाग में आगे की ओर, पीछे की ओर 2-2 छेद करो। चारों छेदों में चित्र के अनुसार तीलियां या सरकंडे लगाओ। ऊपर वाले छेद में धागा डालो। तुम्हारे छोटे भाई बहन के लिए खिलौना बन गया। बिना बीज के पौधे। एक दिन हरि अपने दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे। बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख ही नहीं रहा। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते, इनके तने से ही नया पौधा उगता है। इनका तना जमीन में होता है। हरि ने पूछा, क्या और पौधे भी हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी पौधा उग आता है। पता करो और लिखो। ऐसे और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती? वो हैं आलू और पत्थर चट्टा। बीज कहाँ कहाँ से जाते हैं? आग के बीज, हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैथियम का बीज, मैं तो जानवरों के शरीर से चिपक कर मज़े से घूमता हूँ। सिरस की फलियाँ, हमारी फलियाँ पककर सूख जाती हैं और हम आसपास ही बिखर जाते हैं। गेहूं के दाने, हमें तो पक्षी अपनी चोंच में दबाकर खूब सैर कराते हैं। पता करो और लिखो।
नंबर 7, जानवरों के अतिरिक्त और किस से चिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नंबर 8, आग के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं। और नंबर 9, घर की दीवार या छत पर प्राय पीपल का पेड़ उगाता है, उसके बीज वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इन सभी का उत्तर है, 7वें का उत्तर है हमारे जूतों के साथ और पक्षियों के साथ। 8वें का उत्तर है गर्मियों में। 9वें का उत्तर है पक्षियों द्वारा लाए जाते हैं। वे इस पेड़ का फल अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं और कई बार फल खाकर बीज वहीं छोड़ देते हैं। खाए गए फल का बीज उनकी विष्ठा द्वारा भी इन स्थानों पर पहुंच जाता है। आगे है, देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो, बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। गिलहरी, पक्षी, हवा और पानी। आगे है, दूर देश से आए पौधे। पिंकी के घर में आम का पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मज़े से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, ये पेड़ किसने लगाया। दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर उत्तराखंड से लाए थे। पिंकी, दादी, क्या हम पेड़ पौधे भी एक दूसरे स्थान से ला सकते हैं। दादी ने, हाँ पिंकी, कई बार लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से फल, सब्जियाँ, अनाज आदि साथ ले आते हैं। हरित क्रांति के जनक आनुवांशिक वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको अमेरिका के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। स्वामीनाथन के इस अथक प्रयासों की वजह से उन्हें देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। तालिका में कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखे हैं जो अलग अलग स्थानों से हमारे देश में आए, जैसे कि हरी मिर्च, आलू, टमाटर ये दक्षिण अमेरिका से आए, भिंडी, कॉफ़ी अफ्रीका से आए, गोभी, मटर यूरोप से आए, चाय चीन से आई, सोयाबीन चीन से आया, सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया से आया। पता करो, अपने बड़ों से पूछकर लिखो कि क्या वे कभी कोई पौधा किसी दूसरे स्थान से लाए हैं, यदि हाँ तो कौन सा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने आम का। क्या वे कोई और पौधा दूसरे स्थान ले गए हैं, यदि हाँ तो कौन सा। नींबू का। गाजर घास सन 1960 में के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मैक्सिको से गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई। उनके साथ गाजर घास के बीज भी आ गए। आज यह घास हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली हुई है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहाँ कहाँ और कैसे पेड़। यहाँ मौसम सुहावना होता है। यहाँ उगने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी व घनी होती हैं। यहाँ ठंड बहुत होती है। यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के हैं। इनकी पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली और पतली होती हैं। यहाँ दलदल है, पेड़ बहुत लंबे हैं, इनकी फल ऊंचाई पर लगते हैं, चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना होता है। यहाँ बहुत गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। पौधों और पत्तियाँ कम और कांटे वाली होती हैं। सोचो और कॉपी में लिखो। अपने आसपास उगने वाले कुछ पेड़ पौधों को देखो। चित्र में दिखाए गए पौधों से उनकी तुलना करो और लिखो कि वे इनमें से किन किन से मिलते जुलते हैं। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 11, रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखो। वो है नागफनी, खजूर और पालम ट्री। चर्चा करो, पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे मैदानी भागों में क्यों नहीं दिखते। यदि तुम्हें किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो तुम्हें वहाँ क्या परेशानियाँ आएंगी, खाने की, रहने की और भाषा की। तो इनका उत्तर हम लिखेंगे। पौधों को पनपने के लिए उचित वातावरण तथा तापमान की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों वाली स्थितियां मैदानी भागों में नहीं होती, इसलिए ऐसे पौधे यहाँ दिखाई नहीं देते। 11 है, यदि तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़े तो तुम्हें वहाँ क्या परेशानियाँ आएंगी। उत्तर नंबर 1, खाने पीने की, वहाँ का भोजन मेरी पसंद का नहीं हो सकता। नंबर 2, रहने की, वहाँ पर रहने का उचित प्रबंध तथा वहाँ का वातावरण तापमान मेरे पुराने क्षेत्र जैसा नहीं होगा। नंबर 3, भाषा की, वहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे जो मुझे समझ नहीं आएगी और मेरी भाषा उनको समझ नहीं आएगी। वाक्यों को पूरा करें। नंबर 1, रसोई घर में डिब्बे में रखे चावल नहीं उगते क्योंकि उनको नमी नहीं मिलती। दूसरा है, आग के बीज हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं तथा उनके साथ बाल होते हैं। नंबर 3,
पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ शंकु आकार के होते हैं क्योंकि ऐसा होने से नीचे वाले पत्तों को सूर्य का प्रकाश मिलने में रुकावट नहीं आती। नंबर 4, साबुत मूंग तो अंकुरित हो जाते हैं लेकिन मूंग की दाल अंकुरित नहीं होती, क्यों? क्योंकि मूंग के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं तथा अंकुरित होने के लिए दोनों आवश्यक हैं। साबुत मूंग में दोनों होते हैं इसलिए यह अंकुरित हो जाती है। नंबर 2, नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में जिस पौधे को बिना बीज के उगाया जाता है उस पर गोला लगाओ, उसे उगाने का तरीका भी लिखो। मटर, चना, प्याज, इसमें प्याज उगाया जाता है। गेहूं, गन्ना, सरसों, इसमें गन्ना बिना बीज के उगाया जाता है। ज्वार, बाजरा, पुदीना, इसमें पुदीना बिना बीज के उगाया जाता है। नंबर 3, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को पहचानो और उनके नाम लिखो। वो हैं साबुत माह, साबुत मोठ, काले चने, रौंगी आदि। अब है रिक्त स्थान भरो। भ्रूणपोष, तना, जड़ें, वायु और नमी, इनको खाली स्थान में भरना है। बीज के अंकुरण के लिए नमी और वायु की आवश्यकता होती है। पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें वायु नहीं मिल पाती। पौधों की जड़ें जमीन से खनिज, लवण और पानी ग्रहण करती हैं। तना पौधों को खड़ा रखता है। पत्तियां आने तक बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भ्रूण पोष से प्राप्त करता है। अब आगे है नंबर 5, मिलान करो। नारियल का बीज पानी द्वारा बिखरते हैं। आक का बीज हवा द्वारा बिखरता है। कैर का बीज पक्षियों द्वारा बिखरता है। फलों के बीज मनुष्य द्वारा बिखेरे जाते हैं। चाय का बीज दूसरे देश से लाया गया है। नंबर 6, वर्ग पहेली। दिए गए संकेतों को पढ़ो और वर्ग पहेली में उत्तर ढूंढकर कॉपी में लिखो। नंबर 1 है बीज में नन्हा पौधा जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी को लिखा है, जैसे कि अंकुरण, भ्रूणपोष, आँख, प्रकाश, प्रकीर्णन, जड़, तना, नारियल, नन्हा पौधा। इस तरह से इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर निशान लगाए हैं। नंबर 7, ऐसा करो, चने के कुछ बीज लो, 4-5 बीज पानी से भरी एक कटोरी में डालो, 4-5 बीज एक गीले कपड़े में लपेटो, 4-5 बीज सूखे कपड़े में लपेटो। 2-3 दिन बाद इन बीजों में आए बदलाव को देखो और लिखो। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। कौन से बीज उगे और कौन से नहीं। जो हमने गीले कपड़े में लपेटे थे वे बीज उगे। पानी से भरी कटोरी के बीजों को क्या नहीं मिला? उत्तर है वायु नहीं मिली। सूखे बीजों को क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 मोरनी के जंगल पार्ट को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।